वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स बुक का एक्सरसाइज 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप देखते हैं कि यहाँ जैसे लिखा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या क्या होते हैं, इन्हें हम समझेंगे। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक, निम्न चित्रों को देखें। यहाँ आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे। आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती है, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती है। गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती है, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। चलिए हम इसे समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। कि आप देखिए कि यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे पोस्टमैन है, यहाँ पे कूली है, यहाँ पे खेत में काम कर रही कुछ औरतें हैं, यहाँ पे जो है एक लेडीज कपड़े की दुकान में, और एक जो है वो मशीन यानी कि मिस्त्री है। हम लोग जो है इसको देख के क्या समझते हैं कि आर्थिक कार्यों में अलग अलग लोग क्या हैं, अलग अलग अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे बोलने की गतिविधियां भी शामिल होती है। हम इसको कैसे समझ सकते हैं? तो इसका एक तरीका है, इन्हें हम विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के आधार पर, और फिर इसे समझ सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं। ये गतिविधियां जो है आपको अलग अलग क्षेत्रों में दिखेंगी। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां, जैसे कि कपास की खेती एक मौसमी फल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए मुख्यतः न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारक जैसे कि सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है, अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पादक है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया, चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। इसका उत्पादन दूध की भी एक प्राकृतिक उत्पादन है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पादन है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। प्राथमिक क्यों? क्योंकि यह उत्पादन सभी उत्पादों के आधार पर जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूंकि यह अधिकांश प्राकृतिक उत्पादन कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों जैसे कि प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। चलिए हम प्राथमिक क्षेत्र को समझ लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति से हमें बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती है, जैसे कि कपास यानी कि रुई। रुई का खेती करके हम लोग क्या करते हैं? उससे वस्त्र तैयार करते हैं, उसके रेशे बनाकर। और भी रुई का प्रयोग जो है बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। सूर्य का प्रकाश, जलवायु पर इसकी खेती निर्भर होती है। इसके अलावा दूध, दही या फिर मछली, अंडे, हमें ये सब सारी चीज़ें भी किससे मिलती हैं? तो प्राकृतिक से ही मिलती हैं। वनों से हम बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। इनसे मनुष्य क्या करता है? तो इसे अपने क्रियाकलाप में उसका उपयोग करता है। जब मनुष्य इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का अपने क्रियाकलापों में प्रयोग करता है व्यवसाय के रूप में, तो यही चीज़ें क्या कहलाती हैं? प्राथमिक क्षेत्र। देखिए यहाँ पे जो है प्राथमिक क्षेत्र में आपको पहला में कुछ चित्र दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे गाय है, धान है, उसके बाद कोयला है, पेड़ है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? प्राथमिक उत्पादक क्षेत्र हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आ जाएंगे? द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादनों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती हैं, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधों से प्राप्त रेशे का उपयोग हम सूत काटने या कपड़ा बुनने में करते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, और हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवन का निर्माण करते हैं। चूंकि यह क्षेत्र सर्वाधिक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। इसमें वे चीजें आती हैं जहां हम प्राकृतिक संसाधनों का सीधे प्रयोग नहीं करते हैं, उनका हम क्या करते हैं? कारखानों में इस्तेमाल करके बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं। जैसे अगर हम कपास का उदाहरण लें तो सिरे से तैयार करके क्या बनाया जाता है? वस्त्र बनाए जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र से जो चीजें उपलब्ध करते हैं उसे खाना का एक चित्र दिया हुआ, हम लोग भोजन के रूप में उसे बनाते हैं। उसके बाद कपास से जो है आपको कपड़ा तैयार होता है। फिर हम लोग धान वगैरह और गेहूं वगैरह जो है खेत से प्राप्त करते हैं। चमड़े से जूते का निर्माण होता है, और बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ों से जो है कारें बनती हैं, और जैसे कि लोहे वगैरह का प्रयोग करके और पेट्रोल के माध्यम से हम इसे चला पाते हैं। ये देखिए लकड़ी से निर्मित जो है कुर्सी, टेबल इत्यादि चीज़ें हो गई। तो द्वितीय क्षेत्र भी हम लोग समझ गया, जब प्राकृतिक क्षेत्रों का उपयोग जो है औद्योगिक चीज़ों में प्रयोग किया जाता है, मतलब इसे कुछ बना लिया जाता है और उसका प्रयोग मनुष्य अपने व्यापार व्यवसाय के लिए करता है, अपने उपयोग के लिए करता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त जो है आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है, जो तृतीय क्षेत्र कहलाती है, और उपयुक्त दो क्षेत्रों से यह काफी ज्यादा भिन्न है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेता को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरे से वार्तालाप करने या पत्राचार या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारा, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए हम इसे सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो तृतीय क्षेत्र जो हो गया
उसका नाम क्या है? उसका नाम हो गया आपको सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ों में सहायता प्रदान करती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि यह क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों से काफ़ी ज़्यादा भिन्न है। इसमें क्या किया जाता है कि विक्रेता बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों के द्वारा परिवहन करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान सामानों को पहुँचाते हैं और सामान को पहुँचाने के लिए हमें गाड़ियों की आवश्यकता होती है। वस्तुओं को गोदामों में भंडारित किया जाता है और हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर एक दूसरे से वार्तालाप भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, तृतीय क्षेत्र में आ गई। बैंकों से हम कर्ज लेते हैं, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, ये सारी की सारी तृतीय गतिविधियों के उदाहरण हैं। हमने सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र को भी समझ लिया। तो सेवा क्षेत्र में कुछ अपरिहार्य सेवाएं भी होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करते, जैसे कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षक, धोबी, डॉक्टर, नाई, मोची और वकील जैसे व्यक्तिगत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ये प्रशासनिक एवं लेखा कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी को भी नवीन सेवाएं जैसे कि इंटरनेट, कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि चीज़ों को भी किसके अंतर्गत रख दिया है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत या फिर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक चीज़ों को समझते हैं तृतीयक क्षेत्र को। अब हम समझेंगे आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास की समझ के बारे में जानेंगे कि आर्थिक विकास होती क्या है। तो यद्यपि आर्थिक गतिविधियां 3 विधियों में हमने विभाजित किया, फिर भी ये अधिक परस्पर निर्भर हैं। हम कुछ उदाहरण देखते हैं आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण। देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया, उससे हम समझेंगे। कल्पना करें कि यदि किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दिया तो क्या होगा, मिल बंद हो जाएगी। अगर हम मतलब जो भी हमारे पास गन्ना है उससे अगर हम चीनी तैयार करवाते हैं और अगर मिल के मालिक ने मना कर दिया कि हम इसे नहीं लेंगे, तो वहाँ पे जो है गन्ने का प्रयोग ही नहीं होगा, तो इसके आधार पर क्या होगा, मिल बंद हो जाएगा। कल्पना कर सकते हैं यदि कंपनियां भारतीय बाजार से कपास नहीं खरीदेंगी तो अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करती है, तो कपास की खेती क्या होगा, भारत में कपास की खेती कम लाभकारी हो जाएगी और किसान शीघ्रता से ही अन्य फसलों की ओर उन्मुख नहीं होते हैं तो दिवालिया भी हो सकते हैं या कपास की कीमत भी गिर जाएगी। अगर कोई वस्तु है वो नहीं बिक रही है तो उसकी कीमत में गिरावट आना तय है। ऐसे ही उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है कि अगर भारत में कपास की बिक्री न की जाए, दूसरे देशों में की जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, भारत में जो लोग कपास का प्रयोग कर रहे थे उसमें जो है वृद्धि तो नहीं होगी, क्या हो जाएगा, इसमें आंकड़े बहुत कम हो जाएंगे और जो है किसानों को नहीं फायदा होने के कारण जो है उनके सामान नहीं बिकेंगे। कपास की खेती भी लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, किसी और कार्य में वे संलग्न हो जाएंगे। तीसरा है किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक, उर्वरक जैसी अन्य वस्तुएं खरीदते। कल्पना करें कि उर्वरक और पंप सेटों की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा, तो वो नहीं खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, खेती पर लागत बढ़ जाएगी और जो भी हम मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं उस खेती से होने वाले जितने भी साधन है कृषि वगैरह में, जो गेहूँ, चावल, दाल, इन सब चीज़ों के भी दाम में बढ़ोतरी हो जाएगी। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। कल्पना करें कि यदि ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल कर दी तो ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जियां, दूध इत्यादि ले जाने से इनकार कर दिया तो शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पादन बेचने में असमर्थ हो जाएंगे। आप भी सोचिए और विचार करें, अगर आपको डेली दूध, सब्जी और अंडा, मछली ये सब ना मिले तो कितनी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर जो है ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी और एक स्थान से दूसरे स्थान इन चीज़ों को नहीं पहुंचाया गया तो हमें डेली जो हम प्रयोग करते हैं दूध, दही या फिर अन्य मछली, अंडा या सब्जी, ये चीज़ें हमें समय पे उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगी और जहाँ से इनका व्यापार व्यवसाय होता है इनके नहीं बिकने के कारण उन्हें भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। यह द्वितीय या औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है जो कि प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। हमने क्या जाना कि यह द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण था। अगर प्राथमिक क्षेत्र नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र का भी बनना जो है वो असंभव है। चलिए इन पर विचार करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता दिखाते हुए उपयुक्त सारणी को भरना है। पुस्तक में वर्णित उदाहरणों से भिन्न उदाहरणों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में अंतर की व्याख्या करें और निम्नलिखित व्यवसाय में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में विभाजित करें। चलिए हमने समझ लिया कि आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि प्राथमिक चीज़ें क्या होती है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, द्वितीय चीज़ें क्या होती हैं जिन प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग हम औद्योगिक क्षेत्रों में करते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं, तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सहायक क्षेत्र कहा जाता है। ये अन्य दोनों से काफ़ी ज़्यादा भिन्न होती है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी चीज़ को छांट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पुजारी और कुम्हार दिया हुआ है तो वो आपको तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। दर्जी भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, टोकरी बुनकर भी आपको क्या हो जाएगा, ये टोकरी अगर बुन रहा है तो टोकरी वो चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो हमें वो प्राकृतिक से प्राप्त होती है। अगर टोकरी पूछा जाएगा तब हम उसे क्या करेंगे, द्वितीय क्षेत्र में रखेंगे, लेकिन टोकरी बुनकर पूछा जाएगा तो हम उसे तृतीय क्षेत्र में रखेंगे। फूलों की खेती करने वाला भी तृतीय क्षेत्र में, दूध विक्रेता तृतीय क्षेत्र में, मछुआरा भी तृतीय क्षेत्र में। आप इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और अगर इसमें वस्तु का नाम पूछे तो हम क्या कर सकते हैं, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में भी इसे विभाजित कर सकते हैं। विद्यालय में छात्रों को प्राय प्राथमिक और द्वितीय तथा वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन की कसौटी क्या है, क्या आप मानते हैं कि यह विभाजन उपयुक्त है? जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यालय में छात्रों को प्राय प्राथमिक, द्वितीयक और वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्गों में विभाजित किया था। ये क्या होता है, सरासर गलत है, क्योंकि जितने भी मनुष्य धरती पर जन्म लेते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। उन्हें प्राथमिक, द्वितीयक या वरिष्ठ, कनिष्ठ वर्गों में विभाजित नहीं कर सकते हैं।
अगर कार्य के आधार पर हम बंटवारा करें तब यह संभव हो सकता है कि हम कार्य के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में लोगों को बांट सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं, चलिए हम इसे देखते हैं। 3 क्षेत्रकों की तुलना। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में हमने जाना। ये विविध उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। साथ ही इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना होगा कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्रक प्रधान होता है, जबकि अन्य क्षेत्रक जो है अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, ये एक दूसरे पे पूर्ण तरीके से निर्भर होता है। अगर प्राथमिक क्षेत्र हमें नहीं उपलब्ध होंगे तो द्वितीय क्षेत्र भी उससे नहीं बन पाएगा और तृतीय क्षेत्र भी नहीं होगा। तो तीनों क्या होते हैं, आपस में परस्पर जो है वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हम यह जानेंगे कि यहाँ पे कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे शहर में किन चीज़ों का प्रयोग कितना अधिक होता है, उसी हिसाब से जो है चीज़ें बनती हैं। जिन चीज़ों का प्रयोग कम होगा वो या तो समय के साथ बंद हो जाती हैं या फिर उसका उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। तो इस कारण जो है बहुत सारे व्यापार व्यवसायों को बंद करना पड़ता होगा। आप भी अपने मतलब आसपास के क्षेत्रों में देखें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पहले बिका करती थी और अब हम हमारे सामने नहीं दिखती हैं। तो इसका कारण क्या है कि उन वस्तुओं में मांग कम हो चुकी है। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं, कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल विहित कार्य है बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों, कंप्यूटर, किलो और फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे करते हैं। अत्यंत बेतुकी बात है। जैसे कहा जा रहा है कि एक मान लीजिए कि आप भारत के ही बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कार की बिक्री कितनी होती है, पूरे वर्ष भर में लोग जो है वो कितना अन्न उपजा पाते हैं और कितनी ज़रूरतें उनकी होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। तो यह आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है। इनको कौन डिसाइड करते हैं, तो अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करते हैं और उसके स्थान पर मूल्य का उपयोग किया। जैसे कि 10,000 किग्रा गेहूं 8 रुपये प्रति की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा, 80,000। हम इसको तो ऐसे भी गुना करके निकाल सकते हैं। 10,000 इंटू 8 करेंगे तो हम 80,000 आ जाएगा। 10 रुपये की नारियल को 5,000 नारियल का मूल्य जो है 50,000 होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रों की वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य गणना की जाती है और उसके बाद जो है योगफल प्राप्त किया जाता है। तो हमने समझ लिया कि जिस तरीके से हम लोग यूनिटी मेथड मैथ्स में देखते हैं उसी तरीके से जो है अर्थशास्त्री इसका प्रयोग करके जो है बहुत सारी चीज़ों का योगफल प्राप्त करते हैं। यहाँ ध्यान रखें कि एक सावधानी बरतने की जरूरत है कि उत्पादित और बेची गई वस्तुओं की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है। मतलब यह कहा जा रहा है कि हम जो किसी भी चीज़ की गणना करते हैं तो उत्पादित और बेची हुई वस्तुओं की गणना करने की कोई भी जरूरत नहीं होती कि कितना उत्पादन हुआ और कितना बेचा गया। हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं, तो अंतिम वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और जो सेवाएं होती हैं उनका अध्ययन। एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति दर की गेहूं से बेचता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किग्रा दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी और तेल जैसी चीज़ों का प्रयोग करती है और इसके पैकेट बनाती है। बाजार में उपभोक्ता को 60 रुपये और 15 रुपये प्रति जो है बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट की अंतिम उत्पादक है अर्थात वस्तु जो उपभोक्ता तक पहुँचती है। इसमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए आपको एक उदाहरण दिया गया कि हम जो है उत्पादित वस्तुओं से और क्या कर सकते हैं, बेची गई वस्तुओं से हम अध्ययन नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे कि हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया कि अगर गेहूं है तो किसान क्या करता है, उसे मिल में पिसवाता है। उसके बाद मिल वाला क्या करता है, पिसने के बाद उसको जो है वो पहले 8 रुपये खरीदा था वो किसान से, बेचने पे वो 10 रुपये बेचता है बिस्कुट के मालिक कंपनी को। उसके बाद बिस्कुट के मालिक कंपनी क्या करते हैं, उसे बिस्किट बनाकर जो है लोगों को बेचते हैं 15 रुपये प्रति पैकेट। तो हमने क्या जाना कि वस्तु जो है उपभोक्ता तक पहुँच जाती है और हम क्या करते हैं, हम इसका अध्ययन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा ही करते हैं। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से ही गणना क्यों की जाती है, दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल हो जाती हैं। अंतिम वस्तुओं से ही मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल है। बिस्कुट का अंतिम मूल्य जो है 60 रुपये में पहले से आटा का मूल्य 10 रुपये में शामिल है। इसी प्रकार अन्य मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना करना उचित है, क्योंकि अब हम एक वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में और फिर अन्य अंतिम वस्तु बिस्किट के रूप में मूल्य की कई बार गणना करते हैं। यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए कि जिस किसान ने 8 रुपये मिल वाले को गेहूं बेचा, उसने 10 रुपये बेचा इसको पीस कर, उस पर 2 रुपये का मुनाफा कमाया क्योंकि वो उसको पीसा था। बिस्किट वाले ने क्या किया, 15 रुपये जो है वो बिस्किट बेचा और उसे जो है टोटल बिस्किट बनाने में जो है 60 रुपये खर्च हो गया।
खरीदा था उसने 10 रुपये आटा, उसमें खर्च कैसे हो गया, उसमें उसने चीनी, घी या फिर बहुत सारी अन्य सामग्री मिलाई, उसके बाद जो है हम लोगों ने इसका दाम तय किया। तो हम लोगों ने अंतिम वस्तु के द्वारा जो है इसका दाम निकाला। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम अंतिम वस्तु से पता कर सकते हैं कि उसमें कौन सी चीज़ें जो है वो मिलाई गई हैं। उसके अलावा जो है अंतिम वस्तु में सब चीज़ों का दाम जो है वो ले लिया जाता है। तो इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, तो अंतिम वस्तु से और सेवाओं से ही इसकी गणना करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसा कि एक चित्र दिखाया गया है, लेकिन मुझे इस गेहूं का पूरा मूल्य प्राप्त होना चाहिए जिसे मैंने उत्पादित किया है। ये मतलब एक आपको किसान महिला दिख रहे होंगे जो कह रही है कि मैंने गेहूं को उत्पादन किया, इसलिए मुझे इसका पूरा दाम मिलना चाहिए। आर्थिक विकास की समझ हमने जान लिया। किसी विशेष वर्ग में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश का हम क्या करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम GDP के नाम से जानते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। यही GDP अर्थव्यवस्था की विशालतमता को प्रदर्शित करता है। अब हम किसी भी तरीके से जो बोलते हैं कि अगर किसी वर्ष में GDP घट गया या किसी वर्ष जो है GDP बढ़ गया, तो हम इसी के द्वारा जो है उसका अध्ययन करते हैं, सेवाओं और अंतिम मूल्य के द्वारा। भारत में GDP मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित वस्तुओं के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचना एकत्र करता है, तब GDP का अनुमान करता है। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन क्या है? समानता अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का महत्वपूर्ण क्षेत्र का है। जैसा कि हमने जाना कि जो GDP का अध्ययन होता है भारत में, वो कौन करते हैं, तो केंद्र मंत्रालय के लोग करते हैं। मंत्रालय में ही इसकी गणना की जाती है अंतिम वस्तुओं की और सेवा क्षेत्र की, तब जाकर जो है GDP का अनुमान लगाया जाता है। हमने क्या जाना कि सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों में इतिहास में क्या देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि अगर प्राथमिक क्षेत्र में हमें वस्तुएं नहीं प्राप्त होंगी तो हम द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का निर्माण कैसे करेंगे। जैसे जैसे कृषि प्रणाली में परिवर्तन होता चला गया, वैसे वैसे कृषि क्षेत्र जो है वो समृद्ध होता चला गया। जैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा है। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे हैं। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी है। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई हैं। इसके अतिरिक्त अन्य लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य आदि से जुड़े हुए हैं। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पादक थी जो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाती थी और अधिकांश लोग किसी क्षेत्र में रोजगार करते। लंबे समय से 100 वर्षों से अधिक के बाद विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन के कारखाने अस्तित्व में आए, उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत सारे लोग अब कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में से काम करने के लिए मजबूर किया गया। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा कि कारखानों में सस्ती दर पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करते हैं। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा है। इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तन हो गया। चलिए अब हम इसे समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया कि बहुत सारे किसान जो खेती में काम करते हैं, अब बहुत तरीके की उन्नत किस्म की चीजें आ गई। हमने क्या देखा कि पहले जो है खेती में जो भी चीजें उत्पादित होती थी वो कम होती थी, लेकिन समय के साथ जो है औद्योगिकीकरण आ जाने से अब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। लोगों ने हरित क्रांति के बारे में जान लिया, जिससे खेती की अवस्था जो है वो उन्नत हो चुकी है। बहुत सारे किसानों को औद्योगिक क्रियाकलाप के कारण जो है उनके काम जो है वो अब पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। इनसे जो पैसा आता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इसलिए उन लोगों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया है और वे आगे बढ़ गए, वो कारखानों की तरफ रुख मोड़ने लगे हैं। अब जो है हमने 100 वर्षों में देखा है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। लोग किसान के अलावा जो है फैक्ट्रियों में भी काम करना पसंद करते हैं। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित करते हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा जाता है। भारत में 3 क्षेत्रों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है? विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप पर क्या भारत में ही परिवर्तन हुआ है? हम इसके अगले खंड में देखेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इन पर विचार करें। विकसित देश का इतिहास क्षेत्र में हुए परिवर्तन के संबंध में क्या संकेत करता है कि जो आज से अगर हम 100 वर्षों की तुलना करते हैं तो 100 वर्षों में बहुत सारी चीज़ें बदलाव आई है। हम किसी भी तरीके से नीचे नहीं गिरे। हमारा जो GDP का स्तर है वो क्या है? ऊपर गया। चाहे हम भारत की बात करें चाहे अमेरिका की बात करें। अर्थव्यवस्था वाक्य GDP गणना हेतु महत्वपूर्ण पहलुओं को व्यवस्थित एवं सही करें। मतलब जो भी GDP में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं उनका हम उपयोग कैसे करते हैं, कैसे हम निकालते हैं, तो हम सेवा वस्तु और अंतिम वस्तुओं के द्वारा जो है GDP का अध्ययन करते हैं मंत्रालय के द्वारा। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए हम उनकी संख्याओं को जोड़ देते हैं। हम विगत 5 वर्षों में उत्पादित सभी वस्तुओं की गणना करते हैं। चूंकि हमें चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए हम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योगफल भी प्राप्त करते हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि आप मूल्य विधि का उपयोग करके प्रत्येक चरण में जोड़े गए या वस्तु सेवा के मूल्य को कैसे गणना करेंगे। हम जो है इसकी गणना हम क्या कर सकते हैं? एवरेज के माध्यम से भी कर सकते हैं और सेवा के
अंतिम और सेवा क्षेत्र के दोनों को हम जोड़ कर क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं और जो है हम इसके जीडीपी के स्तर को निकाल सकते हैं। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र मतलब किस तरीके से उसको चलिए जान लेते हैं। तीनों क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है। यह 2 वर्षों 1973 से 74 और 2013 से 14 उत्पादन को दिखा रहा है। यहाँ पे एक डाटा दिया गया है जिसमें भारत में जो भी उत्पादित वस्तुएं होती हैं उसका आंकड़ा है। हमने इन 2 वर्षों के लिए आंकड़ों का उपयोग किया क्योंकि यह आंकड़े तुलनीय हैं और प्रमाणिक। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में उत्पादन में कितनी समृद्धि हुई है। देखिए हम आरेख देखते हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे हम समझेंगे। नवीनतम वर्ष जिसके लिए तुलनीय आंकड़ा उपलब्ध है, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 1973-74 में स्थिति कैसी थी, मतलब प्राथमिक क्षेत्र की और जो है द्वितीय क्षेत्र की और जो है तृतीय क्षेत्र की। आज हम क्या देखते हैं 2013-14 में देखिए प्राथमिक क्षेत्र की उत्पादन क्षमता जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये 2014 तक का ही आंकड़ा है, अभी आप अगर निकालें तो और भी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और द्वितीय क्षेत्र का एग्जाम्पल और तृतीय क्षेत्र में देखिए कितने ज़्यादा लोगों ने भागीदारी दी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि तृतीय क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। यहाँ आपसे पूछा 1973-74 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन है, आपको देख के भी लग रहा होगा इसका आंसर प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। 2013-14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो तृतीय क्षेत्र है। क्या आप बता सकते हैं कि 30 वर्षों में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समृद्धि हुई है, तो तृतीय क्षेत्र में। 2013-14 का जीडीपी क्या है, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि टोटल जीडीपी इसका आप देख सकते हैं करोड़ों में है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप भी इसका अध्ययन जो है वो आसानी से कर सकते हैं। और सन 1973-74 में 2013-14 के बीच तुलना क्या प्रदर्शित करती है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इन क्षेत्रों में किस तरीके से वृद्धि हुई है। उत्पादक में तृतीय क्षेत्र का बढ़ना और इसके महत्व को जानेंगे। वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादक में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि जो है वो तृतीय क्षेत्र में हुई है। यह हमने डाटा देखकर भी समझ लिया। परिणामतः वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है, जहाँ पे लोग पैसे भी लगाकर व्यापार व्यवसाय करते हैं। भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, इसके कई कारण हैं। प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवा जैसे कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये तृतीय क्षेत्र में आती हैं। इन्हें बुनियादी सेवा माना जाता है। किसी भी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। द्वितीय, कृषि एवं उद्योग के विकास में परिवहन, व्यापार, भंडार जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तृतीय क्षेत्र जैसे जैसे आय बढ़ती है, लोग क्या करते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। चतुर्थ, विगत वर्षों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। हम इसका डिस्कशन अगले एक्सरसाइज 4 में पूर्ण रूप से करेंगे। अंततः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा के क्षेत्र में कई तरह के लोगों की नियोजित करते हैं और एक और सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें कि अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकान, मरम्मत कार्य, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक डाटा देखिए 1973-74 का डाटा और 2013-14 का डाटा, जिसमें कि प्राथमिक क्षेत्र देखिए और जो है उसके बाद द्वितीय क्षेत्र है और जो है तृतीय क्षेत्र है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र घट चुका है, द्वितीय क्षेत्र जो है वो भी थोड़ा सा इसमें बढ़ोतरी हुई है और तृतीय क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। हम इससे क्या अनुमान लगाते हैं कि अगर जो भी प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है तो इसका पूरा असर जो है वो किस पे पड़ता है, तृतीय क्षेत्र पे पड़ता है, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के बढ़ने के कारण जो है लोगों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हम देखते हैं कि हर परिवार में से कोई ना कोई व्यक्ति जो है छुट्टी के दिनों में रेस्टोरेंट या किसी अन्य स्थल पर जाना पसंद करता है। तो यह जो है सेवा क्षेत्र है, यानी कि तृतीय क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। हम किसी बीमारी के लिए अस्पताल जाते हैं तो हम प्राथमिक अगर द्वितीय क्षेत्र में आ गए तो हम तृतीय क्षेत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसलिए आजकल जो है तृतीय क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी है। लेकिन हम इससे को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे मोटे दुकान भी करते हैं। ये भी सेवा क्षेत्र के ही उदाहरण है, लेकिन उनको अपनी आजीविका चलाने के लिए ये करना ही होता है, क्योंकि वे नहीं करेंगे तो उनका जो परिवार है वो किस तरीके से चल पाएगा। भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि यद्यपि स, घ, उ में से 3 क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ। आरेख 3 वर्ष 1977-78 में 2017-18 और 2003 में 3 क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी को दिखाता है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है।
देखिए अब हम आगे चलते हैं और इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्राथमिक क्षेत्र में 1977-78 में कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में रोजगार में जो है वो कितनी वृद्धि हुई है और तृतीय क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है। रोजगार के क्षेत्र में हिस्सेदारी देखिए कितनी है। प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार जो है वो ज़्यादा है, उसके बाद जो है द्वितीय क्षेत्र में थोड़े कम है और जो है तृतीय क्षेत्र में उसमें भी जो है प्राथमिक क्षेत्र से कम देखा जा रहा है। यहाँ पे हमने जाना कि प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार क्षेत्र का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ, क्योंकि यही बात है कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी तभी तृतीय क्षेत्र में जो है बढ़ोतरी हो सकती है। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है, मतलब जो बच गए लोग हैं वो कहाँ हैं, तो 3 क्षेत्रकों में प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। आप 40 वर्षों में क्षेत्रकों के बढ़ते महत्व को देखें। अवधि में वस्तुओं के उत्पादन में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि है, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र पर भी यह बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में भी उत्पादन जो वो 14 गुनी वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुने से भी कम वृद्धि। परिणामस्वरूप देश में अधिक से अधिक श्रमिक हैं और कृषि में जो काम कर रहे लोग हैं जिनका सघ में योगदान लगभग 1/6 भाग है, इसकी तुलना में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में सघ में बाकी हिस्सा है और ये कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इसका अर्थ है कि कृषि क्षेत्र में लगे हुए श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन करते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर तृतीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है तो सिर्फ वे ही लोग इस हिस्से में अपनी भागीदारी दे सकते हैं जिनकी अच्छी स्थिति है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इंजीनियरिंग की या डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तो तभी हम उस क्षेत्र में जा पाएंगे जब हम पढ़े लिखे हों। श्रमिक जो नहीं पढ़े लिखे हों, किसान जो नहीं पढ़े लिखे हों और मजदूर, वे इस क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे, तो उनका एक अलग क्षेत्र हो गया। और हम भारत की बात करें तो भारत में ज़्यादा आबादी जो है वो गरीबी रेखा में ही आती है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि बहुत सारे कम लोग हैं जो तृतीय क्षेत्र में अपनी भागीदारी दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास जो है पैसे होने चाहिए तभी वो क्या कर सकते हैं, तृतीय क्षेत्र में भागीदारी दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। इसका अर्थ यह है कि कृषि आवश्यकता में अधिक लोग लगे हुए हैं, अतएव यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देंगे तो उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी भी व्याप्त है। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार एवं अरहर जैसी फसल उपजाती है। उसके परिवार के सभी सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है और कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है जहाँ प्रत्यक्ष लोग रूप से काम करते हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से काम कर रहे हैं। इसी प्रकार की अल्प बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी करते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं और बेकार बैठे हुए हैं। ये अलग है खुली बेरोजगारी, इसीलिए प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। चलिए अब हम इसे समझ लेते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ यही बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि हमारा जो भारत देश है वहाँ पे बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, इसमें कि श्रमिक और किसान होते हैं। अगर हम किसानों की बात करते हैं तो उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसमें बहुत कुछ गरीब परिवार के लोग होते हैं जिनके पास जो होती है भूमि कम होती है और वो क्या करते हैं, इतनी ही भूमि पर घर में जितने भी सदस्य हैं वो लगे रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि एक मतलब लेडीज किसान है जो क्या करती है, अरहर की खेती करती है और उसी में जो है 3-4 आदमी लगे हुए हैं। किसी भी खेत में काम करने के लिए 2 से 3 व्यक्ति की आवश्यकता, अगर उससे ज़्यादा लगे हुए हैं तो यह अल्प बेरोजगारी ही कही जाएगी, एक छिपी हुई बेरोजगारी। लोग काम की भागीदारी दे रहे हैं लेकिन अगर वो लोग नहीं भी होते तो भी यह काम जो है आसानी से हो सकता था। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखाराम आता और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार में से 1 या 2 सदस्यों को ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी में कुछ अतिरिक्त आय होती है, चूंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं आता। 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता, इसलिए उदाहरण में 2 सदस्य किसी भी कारखाने में काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि में पहले जैसा उत्पादन कर पाएंगे। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ है कि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय में, परिवार में कुल आय में वृद्धि हो जाएगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हुए प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य असुविधाजनक विषम काम करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते। इस प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़क पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं और वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। चलिए हम इसे समझते हैं। जैसा कि लक्ष्मी के परिवार के साथ हुआ, वो लोग कम भूमि पर ही खेती किया करते थे और इसमें से 2-4 लोगों को जो है कोई मालिक जो है अपने भूमि पर ले गए काम करवाने के लिए, तो यह उनके परिवार के लिए फायदे की ही बात है, उनकी आय में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी तरीके से भारत के बहुत सारे किसानों की स्थिति
लगभग यही है। जब उन्हें क्या करना पड़ता है, उनके पास छोटी सी ज़मीन होती है जहाँ पे वे कार्य कर लेते हैं। इसके अलावा उन्हें फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता है, पेपर बेचने का, प्लम्बर का, या कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो उन्हें परिवार से दूर होकर करना पड़ता है क्योंकि उनकी आय में वृद्धि होती रहे। तो भारत में जो हमने क्या जाना कि स्थिति वैसे ही है उनकी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठेला वगैरह चलाते हैं, जिन्हें ठीक से कमाई नहीं हो पाती है, उनका पूरा दिन भी बीत जाता है। भारत में बहुत सारे जो किसान हैं उनकी स्थिति यही है, और इसलिए जो है तृतीय क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा कमी हमें देखने को मिलती है। चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यह वीडियो का पहला पार्ट था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर